गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपना 4th चैप्टर करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। मैं आपको पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ये जो डायरी है ऑफ एने फ्रैंक, ये एने फ्रैंक जो थी, ये एक जर्मन बॉर्न गर्ल थी जो कि ज्यूइश रिलीजन को बिलोंग करती थी। अब इनकी कंट्री में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जर्मनी में जो नाजीज़ ग्रुप था हिटलर वाला, वो क्या कर रहा था, वो जूइश रिलीजन से जुड़े लोगों को जो है वो मार रहा था, उन्हें ख़त्म कर रहा था और उनको जो है मतलब ऐसा नहीं देश से निकाल ही रहा था बल्कि उनको ख़त्म ही कर रहा था। वो चाहता नहीं था कि जूइश की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो एने की जो फैमिली थी वो भी उसका शिकार हुई, बट वो लोग जो है वहाँ से किसी तरीके से बच के जो है वो लोग नीदरलैंड्स पहुँच गए थे। बट आफ्टर जब हिटलर का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ता चला गया और नाज़ीज़ जो हैं वो और ज़्यादा क्रूअल होते चले गए, तो वो लोग नीदरलैंड में भी आए और उन्होंने वहाँ पे भी जो है यही सब करना शुरू करा। उनका जो है हम कह सकते हैं दायरा उनका बढ़ता चला गया। तो फिर एने की फैमिली जो है, एने की फैमिली में एने और उनकी सिस्टर और उनके जो फादर थे, ये तीनों फिर जो एम्स्टर्डम पहुँचते हैं, एम्स्टर्डम जाके रहते हैं। फिर वहाँ पर ये लोग 2 साल तक अपने फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें रूम थे, वहीं पर जो है ये लोग 2 साल तक छुप कर जो है वहीं पर रहते थे। बट जब बाद में उनको पता लगा कि यहाँ पे भी रहना अब सेफ़ नहीं है और जो है आगे कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो एने जो है फिर एने और उनकी सिस्टर को और जो उनके फादर को जो है फिर वहाँ पे जो कंसंट्रेशन कैंप्स लगे हुए थे उनको वहाँ पहुँचा दिया जाता है। बट वहाँ पर जो है एने की ज़्यादा दिन एने वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह पाई। अब पता नहीं वो उनके अंदर पहले से कुछ बीमारी थी या वहाँ जाकर उनको इन्फेक्शन वगैरह कुछ लगा, तो उनकी जो सिस्टर थी, पहले उनकी सिस्टर की डेथ हो जाती है और फिर जो है उनके बाद उनके एने फ्रैंक जो थी उनकी भी डेथ हो जाती है। और एने की जब डेथ हुई थी वो सिर्फ 13 ईयर्स की थी। तो एक बहुत ही मतलब इमोशन तो इस डायरी से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी एने की। और जो है एने ने इसके बाद जो है जो एने ने डायरी लिखी थी, फिर उनके फादर जब वहाँ से मूव ऑन होते हैं, एम्स्टर्डम जाते हैं, जब वो वॉर वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं एम्स्टर्डम, तो वो जाके उनको जब सामान वगैरह देख रहे थे तो उन्हें एने की डायरी मिलती है। वो एने की डायरी पढ़ के वो भी इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और इतने ज़्यादा इमोशंस उनके अंदर आ जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि यार ये जो एक दर्द है, ये जो इस नाज़ीज़ के द्वारा दिया गया, सिर्फ एक फैमिली को नहीं बल्कि पूरे रिलीजन को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब दर्द मिला है। तो उन्हें लगता था कहीं ना कहीं एने ने इस चीज़ को अपनी डायरी में ज़रूर उतारा है, ज़रूर लिखा है। तो वो चाहते थे कि इसको जो है मैं पब्लिश करवाऊँ। तो एने के फादर ने जब अप्रोच करा तो उनकी डायरी को जो है वो लिखा गया वहाँ पर, और उनको जो उनकी डायरी जो थी एने फ्रैंक की, उसको जो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से जो है पब्लिश करा गया, और उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकी। एंड नॉट ओनली इन डच लैंग्वेज जो उनकी ओरिजिनल थी, वो उससे कन्वर्ट उसको करा गया, ट्रांसलेट करके उसको जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके उसको जो है मार्केट में लेकर आए। और नॉट ओनली बुक, उसके बाद जो है काफ़ी सारी मूवीज़ भी, और इवन एक उसके ऊपर पूरा म्यूज़िक कंपोजिशन भी जो है उसको बनाया गया, मूवीज़ बनाई गई, और भी बहुत सारे जो है प्लेज़ वगैरह उस डायरी के ऊपर, जो है डायरी के इमोशंस के जो ऊपर थे वो उसके ऊपर जो उन्होंने बहुत सारे पब्लिश हुई हैं चीज़ें। सो जो डायरी ऑफ एने फ्रैंक है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, हम कह सकते हैं कि 13 ईयर्स की छोटी सी लड़की है, और ऑफ कोर्स उसके इमोशंस मतलब झूठ नहीं होंगे, वो गलत नहीं होंगे। मतलब कोई बड़ा इंसान तो हम सोच सकते हैं कि उसने कल्पना की होगी या बनाई होगी। तो एने प्योर, इसमें एने के जो थॉट्स थे उस टाइम एने जो फेस कर रही थी, वो सब कुछ उन्होंने बड़ी प्यारी तरीके से अपनी डायरी में लिखा है। तो वही सब जो है हमको पूरा तो नहीं हमको, बट एने फ्रैंक की डायरी का कुछ पार्ट हमको जो है इसमें मिलेगा हमको, जिससे हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा होगा। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर क्या हमारा। देखिए एन लिखती है अपनी राइटिंग के बारे में, कहते हैं राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एने कहती है कि मेरे जैसे के लिए डायरी में लिखना ना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। अब वो मेरे लिए क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, वो कहती थी कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा डायरी वगैरह लिखूँगी, या मेरे को मैं कभी लिख भी सकूँगी, राइटिंग कर सकूँगी। क्योंकि राइटिंग करने में क्या होता है, डायरी वगैरह लिखने में, कोई भी जैसे हम बुक वगैरह ये सब पोएम्स वगैरह लिखते हैं, तो हमको एक थॉट चाहिए होता है, हमको एक कल्पना चाहिए होती है कि हम वैसा राइटर्स की तरह सोच सके। तो ऐना को नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ, लिख सकती हूँ। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर,
before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. तो एने कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि कहती नॉट ओनली बिकॉज आई और नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कहती कि मैंने आज से पहले कभी राइटिंग में कुछ लिखा ही नहीं था, कोई बुक, नॉट इवन एक सिंगल पोएम तक मैंने नहीं लिखी थी, तो मुझे नहीं लगता था मैं इतना अच्छा लिख पाऊँगी। और साथ साथ कहती थी मुझे ये भी लगता था कि ना तो मतलब कोई और तो क्या, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगी किस में, म्यूजिंग्स में। म्यूजिंग्स बोलते हैं जो थॉट्स होते हैं। कहती मुझे लगता था कि मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगी थॉट्स में, किसके, ऑफ अ 13-year-old गर्ल। मतलब उनको लगता था कि अगर मैं कुछ लिखूंगी भी तो कोई वो पूछे भाई किसने लिखा, तो वो बोले वही 13 साल की लड़की उसने लिखा। तो मतलब सबको लगे यार कोई बच्चों वाला थॉट होगा और कुछ बच्चों जैसी चीज़ लिखी होगी, तो मतलब वो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ को पढ़ने में। तो उनको लगता था कि मेरा लिखना जो है वो बेकार है, या मेरा लिखना जो है सही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी 13 साल की बच्ची के जो थॉट्स हैं पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो कहते हैं ऐसे, आने कहती हैं ऐसा था पर हुआ नहीं, क्योंकि मुझे राइटिंग करना सच में बहुत अच्छा लगता था और मैं राइटिंग करना बहुत पसंद करती थी और मैं खूब लिखती थी भी। बट और कहती उससे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरे मन में जो बहुत सारे थॉट्स थे, मेरे मन में जो बहुत सारी परेशानियाँ थी, मेरे मन में ऐसी चीज़ें थी जो मैं लोगों के साथ मैं किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं उसको एक बोझ की तरह अपने ऊपर नहीं रखना चाहती थी। तो इसलिए सबसे अच्छा मेरे को ये लगता था कि मैं क्या करूँ, मैं उस चीज़ को जो है लिखना शुरू कर दूँ। तो उनको ये अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन मिला कि मैं क्या करूँ, मैं ये सारी चीज़ें जो है अपने डायरी में जो है उतारना शुरू कर देती। बिकॉज़ उनको लगता था कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे थॉट्स हैं उनको इतनी देर तक होल्ड करना जो है वो मेरे बस में नहीं है कि मैं उन्हें अपने माइंड में रोक के रखूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें फटाफट क्या करूँ, मैं उन्हें जो है अपने कॉपी में जो है कहीं या डायरी वगैरह में मैं उसको लिखूँ। और उनको ये मानना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये लाइन पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से। वो कहते हैं एने ऐसा क्यों मानती थी दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। तो एने को लगता था कि पेपर में जो है ज़्यादा पेशेंस होता है, किसके मुकाबले, लोगों के मुकाबले। क्यों, जैसे कि आप क्या है, अब मान लीजिए मैं और आप बैठे हुए हैं और मुझे कुछ परेशानी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो है अपने दुखड़े सुनाए जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तो आप एक हद तक तो आपको ठीक लगेगा, फिर आपको लगेगा यार पकाए जा रहा है, ये तो चेप होता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, मेरे मतलब आपका मन नहीं करेगा उसको सुनने का, या किसी का भी मन नहीं करेगा ऑफकोर्स किसी बात सुनने का, ऐसी चीज़ें। तो आने को लगता था कि यार पेपर में तो बहुत पेशेंस है, मतलब मैं कितनी सारी अपनी चीज़ें रिलेटेड, अपने दुख से रिलेटेड, अपनी बातों से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड मैं पेपर पे लिखती जाती हूँ, और ये पेपर तो जो है पलट के कुछ कहता ही नहीं है, और ये तो सारी चीज़ें बड़े पेशेंसली जो है उसके ऊपर लिखते रहते हैं, यानी सुनता रहता है। यानी वो अपनी डायरी के साथ कह सकते हैं एक तरीके से बातें करती थी। ऑफकोर्स वो दो तरफा बात नहीं होती होगी, एक तरफा ही होती होगी, एने लिखती होंगी, बट फिर भी एने को बड़ा सुकून मिलता था। उनको लगता था मेरी डायरी जो है मुझे बड़े अच्छे से समझती है, और मेरी डायरी में बड़े पेशेंस है, और मेरी डायरी ही मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मेरी सारी बातें जो है बड़े आराम से सुनती है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless बोलते हैं that without energy, without interest, wondering whether to go in or go out. तो कहती है थॉट मेरे दिमाग में तब आया जब मैं जो है अपने रूम में बैठी थी और मैं ऐसी बड़ी दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, और बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी किसी चीज़ में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अंदर जाऊँ या बाहर जाऊँ, और ऐसे चिन को जो है अपने हाथ पे रख के बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। तो आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। तो कहती है आखिरकार मैं जो है वहीं पर रही जहाँ पर मैं थी। ब्रूडिंग का बोलते हैं एंगेज होना। तो कहते हैं जहाँ मैं पहले से एंगेज थी मैं वहीं पर ही रहती, और एंगेज किस में थी, वो एक डीप थॉट में जो है वो एंगेज थी। एंड येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और वो समझ गई कि पेपर में क्या है, पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। तो अब उनको पता था कि आपको ये जो मैं अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखती जा रही हूँ, उसमें नोट करती जा रही हूँ, मैं किसी को भी ये चीज़ें पढ़ने नहीं दूंगी। और डायरी जो हुआ करती थी वो पर्सनल हुआ करती थी, और वो मैनर्स में भी नहीं आता था कि हम किसी की डायरी बिना पूछे पढ़ें। और कोई पर्सन जब आपको बहुत अपना मानता था या आप पे विश्वास करता था, तो वो आपको अपनी डायरी पढ़ने के लिए अलाउ करता था। तो एनी यही सोचती थी कि मैं ये डायरी किसी को नहीं पढ़ने दूंगी जब तक मुझे मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलता इस पर मैं विश्वास कर सकूँ। तो डायरी ऑफकोर्स मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, जो है सिर्फ मेरे पास रहेगी, क्योंकि मेरे पर्सनल थाट्स हैं इसके अंदर।
सो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्ट का होता है प्रोवोक करना एक तरीके से। तो कहती है नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रोवोक मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं क्या नहीं करूँगी, ये डायरी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, या जो डायरी में मैं थॉट्स लिख रही हूँ किसी का शेयर नहीं करूँगी, किसी को बताऊँगी नहीं ये थॉट्स। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। अब जब तक कोई रियल फ्रेंड उनको नहीं मिल रहा तो ये सारे थॉट वो किसके साथ शेयर कर रही थी, ये सारे थॉट वो अपनी डायरी के साथ शेयर कर रही थी। तो इसलिए बोलती हैं कि मैंने अपनी डायरी को ही क्या मान लिया, मैंने अपनी डायरी को ही अपना रियल फ्रेंड मान लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और रियल फ्रेंड था नहीं। क्या करने के लिए? जो मेरे थॉट्स हैं उन थॉट्स को शेयर करने के लिए। So let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not। तो कहती हैं कि ठीक है मैं इसको और आपको क्लियरली समझाती हूँ। कहती है ऑफकोर्स ये बात जो है यकीन करने लायक होगी नहीं, कोई शायद ही यकीन करे इस चीज़ पे कि 13 साल की लड़की जो इस वर्ल्ड में अकेली थी। और कहती है एंड आई एम नॉट। और कहती है हाँ बिल्कुल, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और कहती है मेरे आसपास जो मेरे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मेरी 16 ईयर की मेरी ओल्ड सिस्टर है मेरी, और कहती है मेरे पास लगभग ऐसे 30 लोग हैं मेरे आसपास जो रहते हैं जिनको मैं क्या कह सकती हूँ, जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि मैं मतलब कहती है इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की जो है वर्ल्ड में अकेली है। तो ये जो थॉट था ना, ये थॉट कहीं ना कहीं एने के अंदर था, और एने मानती थी, एने को लगता था ऐसा कि मैं सच में इस वर्ल्ड में अकेली हूँ। और मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को या अपनी सिस्टर को प्यार नहीं करती थी, ऑफकोर्स उन्हें प्यार करती थी वो, बट फिर भी एक ऐसी बात, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो आप जो है अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब उनको समझने के लिए कोई आपका जो है बिल्कुल बहुत करीबी आपका फ्रेंड, आपके जैसे सोच रखने वाला पर्सन होना चाहिए, तो वही इस चीज़ को समझ सकता है। तो एने को कहीं ना कहीं लगता था, बट फिर एने को लगता था अगर मैं ऐसे बोलूँगी सबको कि मैं अलोन हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो उनके घर वालों को बुरा लगेगा कि हमने तो मतलब सब कुछ करा, फिर ऐसे क्यों बोल रही है। तो इसलिए वो साथ साथ ये भी लिखती है कि नहीं ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास बड़ी अच्छी फैमिली है और बड़े अच्छे लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ठीक है, देखिए अब मैंने लिखती हैं आगे कि ऑफकोर्स मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी फैमिली है, सब लोग हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, बट मेरे पास वो नहीं है जिसको मैं क्या कह सकूँ, जिसको मैं अपना ट्रू फ्रेंड कह सकूँ। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो कहते हैं कि ऑफकोर्स मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं और मैं उनके साथ अपना अच्छा टाइम भी स्पेंड करती हूँ, बट मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूँ। ऑफकोर्स मैं सिर्फ कैसी बातें करती हूँ, मैं ऑर्डिनरी बातें जो है रोज़मर्रा की वो मैं उसका शेयर करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और कहती है जो मेरे फ्रेंड्स का प्रॉब्लम है बस वही है कि मैं उनके ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। और कहते हैं शायद ये मेरी गलती है कि मैं क्या नहीं कर पाती, कन्फाइड नहीं कर पाती। कन्फाइड माने कि जो पर्सनल थिंग्स हैं किसी को प्राइवेटली बताना। तो मतलब इससे कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने मन की बात बताते रहते हैं और कहते हैं हाँ किसी को बताना नहीं बताना नहीं, और सारी बात बता भी देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या नहीं करे, अपनी बात को कन्फाइड करके नहीं रख पा रहे। बट कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े ही कन्फाइड नेचर के रहते हैं, वो जो है अपनी प्राइवेट बात, पर्सनल बात किसी को साथ भी शेयर नहीं करते, सिर्फ मन में ही उसको लेके बड़ा एनालिसिस करते रहते हैं। या कोई बहुत ट्रू फ्रेंड होता है क्लोज, तो उसके साथ वो शेयर कर लेते हैं। तो एने भी ऐसी थी। तो एने को जो है कोई क्लोज फ्रेंड था नहीं, तो बेचारी अपने में ही जो है सारी बातों को कन्फाइड करके रखती थी। एंड इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज एंड दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और कहती है ऑफकोर्स बस यही रीज़न था कि मैं क्या नहीं कर पाती थी, मैं जो है उन बातों को अपने अंदर में मतलब मैं अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। तो जो है उनके कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड था नहीं जिसका तो शेयर कर सके। तो कहती फिर यही हुआ, फिर मैंने सोचा इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस बात को चेंज करना चाहिए। और मुझे लगा कि देयर इज़ अ नीड टू राइट अ डायरी, क्योंकि मुझे क्या करने थे, मुझे अपने थॉट्स जो हैं वो किसी का शेयर करने थे। तो मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि मैं क्या करूँ, मैं जो है डायरी लिखना शुरू करती हूँ। सो टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब इसे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड क्यों बोल रही है, क्योंकि तो बहुत टाइम से चाहती थी मेरे पास कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड हो, मेरे पास कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड हो जिसके साथ मैं सब अपनी बातें शेयर कर सकूँ। अब कोई ह्यूमन फ्रेंड तो उनको मिला नहीं, बट ऑफकोर्स एक डायरी मिली जिसके साथ वो क्या करने वाली, जिसके साथ वो अपने अंदर की पर्सनल बातें जितनी भी है सारी क्या करने वाली है, सब वो शेयर करने वाली है। तो इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को ही क्या कर दिया, डायरी को ही उन्होंने अपना फ्रेंड बनाया, जो कि कैसा फ्रेंड था उनका, इमेजिनेशन वाला। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन
द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। और कहते हैं ऑफकोर्स मैं क्या नहीं करने वाली थी, मैं इस डायरी में जो है जॉट मतलब राइट करना, लिखना। तो कहते हैं ऑफकोर्स मैं इस डायरी में जो है ऐसे नहीं लिखने वाली थी जैसे बाकी सब लोग अपनी डायरी को लिखा करते थे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। ठीक है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत दिल से लिखी हुई चीज़ है ये जो एने ने अपनी डायरी में लिखी। 13 साल की छोटी सी लड़की ने उसको लिखा। तो एने बस ये मतलब कहती है कि मैं अपनी डायरी में जो है, मैं अपनी डायरी दूसरों की तरह नहीं लिख सकती थी। मतलब दूसरे ऐसे लिखते हैं हम लोग, बाकी डायरी एंट्री वगैरह भी जैसे हम लोग करते हैं अपने राइटिंग पोर्शन में, तो उसमें देखते हैं बहुत सिंपल डायरी रहती है, बस जो भी हुआ संवाद वो हमने लिख दिया आज का। बट वो कहती थी मैं ऐसे नहीं लिखना चाहती थी अपनी डायरी, क्योंकि मैं डायरी को डायरी ना मान के मैं उसको क्या मानती थी, अपना फ्रेंड मानती थी। अब आप खुद सोचिए, आप जो है एक नॉर्मल एक पर्सन से बात कर रहे हैं, फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो दोनों से बात करने में आपके जो आपका बात करने का सेंस होगा दोनों के लिए अलग होता है। आप अपने फ्रेंड से एक बहुत कह सकते हैं क्लोज़ तरीके से और बहुत ही वार्म एंड ग्रीटिंग्स के साथ अपने दोस्त के साथ आप बातें करते हैं। बट जो कोई और अनजान पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन, उससे भी आप बातें कर लेते हैं बट इतना क्लोज तो नहीं हो पाते ना। तो वो यही कहती है कि मैं डायरी को जो है एक मतलब एक लिविंग पर्सन की तरह मैं डायरी को रखना चाहती थी, क्योंकि मैं उसको क्या मानती थी, अपना फ्रेंड मानती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एने फ्रैंक की डायरी का नाम था किटी। जैसे हम लोग डायरी एंट्री में लिखते हैं ना, डियर डायरी करके स्टार्ट करते हैं। सो अब वो मैंने बताया था आप लोग क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर हमको डायरी का नेम गिवन हो तो वो भी लिखना होता है। तो यहाँ पे जो है डायरी जो थी, उनका डायरी का नाम क्या था, किटी। तो ऑफकोर्स वो डायरी एंट्री कैसे स्टार्ट करते होंगे, अपनी डियर किटी करते। ठीक है, सो एने फ्रैंक की जो डायरी थी उनका नाम था किटी, उन्होंने किटी उसका नाम रखा। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक। एने फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, क्योंकि एने ने कभी सोचा नहीं था वो राइटिंग वगैरह करेंगी, वो कभी लिखेंगी उनको, बट फिर भी उनको कह सकते हैं कोई क्लोज फ्रेंड था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है लिखना शुरू करती हूँ। और उनको ये भी लगता था कि 13 साल की लड़की की म्यूजिक्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। सेकेंड, वाई डज एने वॉन्ट टू कीप अ डायरी, बिकॉज उनका कोई फ्रेंड नहीं था क्लोज फ्रेंड से वो शेयर कर सके बातें। थर्ड, वाई डिड एने थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल, क्योंकि लोगों पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी और बहुत कन्फाइड नेचर की थी, अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो उनको लगता था मैं सिर्फ डायरी से ये सारी बातें जो है कर सकती हूँ। नाउ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई हैड बेटर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो कहते हैं कि जहाँ तक मैं मुझे लगता है कि कोई और जो है ये सारी बातें जो मैं स्टोरी लिखूंगी किटी में, मुझे नहीं लगता कोई और जो है इन बातों को समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज माने जंप करना या डाइव करने को या जंप करने को बोलते हैं। तो कहते हैं कि अगर मुझे लगता है कोई डायरी पढ़ेगा ना, शायद उसकी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं उसको ना समझाऊँ। मतलब वो यही सोचेगा अच्छा ये क्या लिख दिया, इसका क्या मतलब है, ऐसे ये क्या हुआ। तो उनको लगता था कि अगर मैं जो लिखूंगी भी और अपने बारे में लिखूँ तो शायद कोई समझ नहीं पाएगा। एंड आई बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो बस वो क्या चाहती थी, अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच उसमें डालना चाहती थी, जो कि क्या था, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो कि उनको करना जो है अच्छा नहीं लगता था, कि वो उनको नहीं लगता था कि मैं ऐसा जो है अपने बारे में जो है लाइफ के बारे में जो है लोगों को ऐसा ज़्यादा बताऊँ, मतलब अपनी डायरी में लिखूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। एडोरेबल बोलते हैं बहुत लवेबल को। तो कहते हैं मेरे फादर जो बहुत ही लवेबल थे, जो मतलब जिन्हें मैंने देखा था। एंड डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। और कहते हैं उन्होंने तब तक शादी नहीं करी, तो जब तक मेरे फादर 36 और मदर 25 की नहीं हो गई थी। सो वो होगा उनका कोई रीज़न वगैरह इसके से उन्होंने इतना लेट शादी करी। सो माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926 एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। ये डेट्स जो ये डेट याद करनी, एन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी ना वो सब आपको अंडरलाइन करना, वो सब आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं से भी आ जाता है। तो एन के बारे में जितना पर्सनल चीज़ आप अपने आंसर्स में लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो एन वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। कहते हैं आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो वो जब तक 4 साल की हुई थी तब तक कहती हैं हम वही जर्मनी फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे। एंड माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और उसके बाद उनके फादर जो हैं वो एमिग्रेट हो जाते हैं हॉलैंड के लिए। कब? 1933 में। एमिग्रेट का मतलब होता है जब आप अपनी खुद की कंट्री छोड़ के किसी और दूसरी कंट्री में जाके पर्सनली सेटल हो जाते हैं। तो 1933 में कहते हैं हम हॉलैंड सेटल हो गए। एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक
went with him to Holland in September, while Margot and I was sent to Aachen to stay with the grandmother. तो कहते हैं कि उसके बाद मेरी मदर जो है वो मदर फिर हॉलैंड चली जाती है सितंबर में, और मैं और मेरी जो बहन थी हम अपने जो है ग्रैंड मदर के पास जो है वहाँ पर चले जाते हैं। वो होगा कुछ उनका वीज़ा वगैरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, या उस टाइम पे कुछ भी इमिग्रेशन वगैरह फॉर्म का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वो लोग नहीं जा पाते उस वक्त। सो मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। तो ये पता लग रहा है जैसे सीरीज़ में एक एक करके जा रहे हैं, तो वो ये एक एक का क्लियरेंस उनको मिल रहा होगा, जिसका भी क्लियरेंस मिलता होगा उसको ले जाते होंगे। तो फिर मार्गॉट को जो है वो कहती है दिसंबर में ले जाते हैं, एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मेरा नंबर फैब में आता है, मैं फैब में जाती हूँ। एंड व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। और कहते हैं मतलब प्लंग डाउन का होता है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे। और कहते हैं कि उन्होंने क्या करा, मतलब मैं दिसंबर में जो है वो मार्गॉट पहुंच जाती है, और फेब में जो है मुझे वहाँ पे लेकर आते हैं हॉलैंड, और मुझे जो टेबल पे बिठाते हैं मार्गॉट के सामने, एज अ मार्गॉट का गिफ्ट रखते हैं, उसको बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे जो है उसके सामने रखते हैं कि छोटी बहन जो है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। I started right away at the Montessori nursery school and I stayed there until I was 6। तो कहते हैं इसके बाद जो है मैंने वहीं पर अपना पढ़ाई लिखाई जो है मैंने शुरू करा। मॉन्टेसरी जो थे ना, मॉन्टेसरी एक साइकोलॉजिस्ट थे जो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, और उन्हीं के ऊपर जो है ना ये नर्सरी स्कूल्स वगैरह के नाम जो है काफ़ी लिखे हैं। उनके मॉन्टेसरी का पढ़ाने का एक पद्धति अलग थी, तो जो नर्सरी स्कूल थे काफ़ी मॉन्टेसरी के ऊपर भी थे। जैसे ये केजी होता है, केजी क्लास होता है ना, इट्स किडन गार्डन। तो किडन गार्डन भी जो थे ये भी एक साइकोलॉजिस्ट ही थे, फ़िलासफ़र कह सकते हैं इनको। तो इन्होंने जो है इन्होंने भी इसके बारे में, बच्चों के बारे में लिखा था। सो कहते हैं मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो नर्सरी स्कूल में शुरू करी, एंड आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ पर कब तक रही, जब तक मैं 6 साल की थी। At which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. क्यूप्रस। तो कहते हैं मैंने ऑफकोर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से वहाँ स्टार्ट करा, और जब मैं 6 में पहुँची तो मिसेस क्यूप्रस मेरी टीचर थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस भी थी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और कहती हैं उसके बाद जब हमारा फेयरवेल हुआ, यानी जब वो छोड़ के जा रही थी, तो कहते हैं वो बहुत ही जो है हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि मैं और मेरी टीचर जो है दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हम दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। And in the summer of 1941, grandma fell ill and I had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. तो बताती हैं फिर 1941 में उनकी ग्रैंडमा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कहती हैं बिल्कुल भी मतलब हम लोगों को टाइम नहीं था, तो फिर मेरा बर्थडे जो था वो एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। सो ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। और फिर वो बीमारी के कारण जो है उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है 1942 में। एंड नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और कहती हैं किसी को नहीं पता था कि मैं अब भी उनकी जाने के बाद उनको कितना मिस करती हूँ और कितना प्यार करती हूँ। अब ये चीज़ कहाँ से पता लग रही है हमको, ये चीज़ पता लग रही है एने के डायरी से। मतलब एने ने अपने डायरी में बाकायदा इसके बारे में पूरा एक नोट लिखा होगा, जिस दिन उनकी डेथ हुई होगी उस दिन भी लिखा होगा, उन्होंने सब कुछ बताया होगा। तो कहती हैं कि उनकी डेथ के बाद भी उन्हें कितना